नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंजॉय विथ आरसी पे। तो अब तक की चर्चा में हम लोगों ने जो एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th की बुक है उसके हिसाब से जो लेसन नंबर 6 था, जो पार्ट 6 रेखा और कोण था, तो उसमें बात करते हुए हम लोगों ने 5 तरह के कोण पढ़े। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋज कोण और प्रत्यावर्ती कोण। तो ये तो हो जाती थी कोणों की एक कैटेगरी जो पूरा सर्कल घूमने पे हमें 360 डिग्री का कोण बनाते थे। उनमें विभिन्न टाइप के जो कोण थे उस पे बात हो गई थी। फिर हमने 3 प्रकार के और कोणों पे बात की थी जिनमें बेसिकली 2 कोणों का योगफल होता था। तो 2 कोणों के योगफल से जो कुछ विशेष कंडीशन बनती थी उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो उसमें पूरक कोण, संपूरक कोण और आसन्न कोण तक बात हो चुकी थी। आसन्न कोण में एक पॉइंट मिस्टेक से छूट गया था, तो आज उसको भी थोड़ी देर लगेगा, हम लोग बता देंगे। तो अब एक बार फिर से आसन्न कोण से हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो अभी भी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आसन्न कोण के साथ। तो पिछले लेक्चर में आसन्न कोण के बारे में कुछ बताया गया था कि ऐसी 3 किरणें होती हैं जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता था, और इस तरह से अगर 2 कोण बनते हों अल्फा और बीटा, 2 कोण आसन्न कोण तब कहलाते थे कि जब उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे इसमें अगर नाम दे दिया जाए, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट, इसको नाम दे दिया जाए, इसको सी और इसको डी। तो इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा है, यहाँ पे आप नीचे लिख भी सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा इसमें है AC, और अउभयनिष्ठ भुजा, अउभयनिष्ठ भुजाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है अपनी AB और AD तो ये अपनी इस आसन्न कोण के केस में ये सब AB और AD अउभयनिष्ठ में, यानी कि जो उभयनिष्ठ नहीं है वो रेखाएं हैं। तो अब इसमें कंडीशन क्या कह रहा था कि एक उभयनिष्ठ होनी चाहिए और उनका सभी का एक ही शीर्ष होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन थी, लेकिन एक कंडीशन और इसमें बनकर आती है कि जो अउभयनिष्ठ रेखाएं हैं वो जो उभयनिष्ठ रेखा है उसके एक ही ओर ना हो। जैसे ये उभयनिष्ठ रेखा है तो दोनों रेखाएं इसके अगल बगल हो, एक ऊपर हो तो एक नीचे, यानी कि दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी कि इसके एक क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो। तो यहाँ पे आप लोग एक कंडीशन और मार्क करके लिख लीजिएगा कि अउभयनिष्ठ रेखाएं, अउभयनिष्ठ रेखाएं उभयनिष्ठ रेखा के एक ही ओर ना हो, उभयनिष्ठ रेखा के एक ही ओर ना हो, एक ही ओर ना हो। तो ये जो रेखाएं अपनी बन रही हैं ये दोनों एक ही ओर ना हो, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अब जैसे यहाँ पे एक आकृति हम लोग और बनाते हैं, तो ये एक आकृति हो गई, एक आकृति, एक किरण ये हो गई, एक किरण ये हो गई, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट A नाम दे देते हैं इसको, और यहाँ से एक किरण और बनाते हैं तो इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं D। तो अब इसमें अगर हम लोग कह दें, इसमें लिख दें कि जो AD भुजा है ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो ऐसे केस में अगर ये उभयनिष्ठ है, AD उभयनिष्ठ है, तो ये देखिए एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये पूरा का पूरा बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, सॉरी ये वाला नहीं बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। तो देखिए एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। तो ऐसे भी केस में आधी कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है कि एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए, तो इसकी एक उभयनिष्ठ रेखा है AD और इसका एक ही वर्टेक्स होना चाहिए, यानी कि शीर्ष होना चाहिए। तो ये वाला शीर्ष है, ये एंगल नहीं है, यहाँ पे गलती से बना दिया गया है। एक एंगल ये है तो इसमें भी ये भुजा लग रही है, और एक एंगल ये है इसमें भी ये भुजा आ रही है, तो इसलिए ये उभयनिष्ठ भुजा तो हो गई, और इनका वर्टेक्स एक होना चाहिए, तो ये भी हो गई। तो क्या ये दोनों
आसन्न कोण कहलाएंगे? जी नहीं, ये दोनों आसन्न कोण क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि इसमें जो एक स्टार पॉइंट और नीचे लिखा था वो कह रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। मतलब ये जो उभयनिष्ठ भुजा है ये दोनों विपरीत साइड में होनी चाहिए, एक ही और दोनों भुजाएं नहीं होनी चाहिए। यदि ये वाली नीचे इस तरफ है तो ये वाली इस तरफ होती, तब जाके कहीं आसन्न कोण बनता। तो अब यहां पे लिख लीजिएगा, देखिए कोण कैसे लिखा जाता है। अगर जैसे हमें इस कोण को लिखना है तो पहले चाहे आप इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, जिस पॉइंट पे ये कोण बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं। तो अगर हमें ये इतना कोण दर्शाना है, ये इतना, तो हम इसको ऐसे एंगल को ऐसे दर्शाते हैं और उसके बाद एंगल CAD इसको लिख सकते हैं, या आप इसको DAC भी लिख सकते हैं। तो जो एंगल DAC है और एक दूसरा एंगल, इस पूरे एंगल को दिखाने के लिए अब लिखना पड़ेगा DAB लिख लीजिए चाहे BAD लिख लीजिए। तो यहां पे एंगल BAD हम लोग लिख दे रहे हैं, BAD आसन्न नहीं है, आसन्न नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही अउभयनिष्ठ रेखाएं एक ही ओर हैं, आसन्न नहीं है। तो अब हो जाता है पूरी तरह से आसन्न कोण पे चर्चा। अब इसी में एक चौथा कोण आता है जिन्हें दो तरह से दो तरह से बनाया जाता है। तो देखिए सिंपली ये भी आसन्न कोण की ही कैटेगरी होती है। अगर आसन्न कोण, जैसे एक रेखा ऐसी है कुछ और इस पे एक किरण ऐसी है, ये मान के चलिए तीनों हैं तो किरणें हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये पॉइंट A नाम देते हैं इसको, इस तरफ B कहीं होगा, इस तरफ C कहीं होगा और इस तरफ D कहीं होगा। तो अब अगर दो आसन्न कोण, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये ले लेते हैं, ये, तो अगर दो आसन्न कोण, अब ये दोनों देखिए आसन्न कोण हैं क्योंकि इसमें एक भुजा AD जो है वो बराबर है, वो सॉरी उभयनिष्ठ है, और एक किरण के इस तरफ है उभयनिष्ठ किरण के, एक इस तरफ अउभयनिष्ठ वाली किरण है और एक उभयनिष्ठ किरण के इस तरफ है, तो दोनों विपरीत साइड में है। तो ये दोनों आसन्न कोण है। तो यहां पे नीचे लिख लीजिएगा, जब आसन्न कोण तो जब आसन्न कोण, सॉरी यहां पे कोण लिख लीजिए, कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए, यानी कि ऋजु कोण जो होता है ऋजु कोण की तरह बिहेव करने लगे। तो यानी कि अगर जब अउभयनिष्ठ किरणें, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा होल्ड डाउन करके ऐसा लिख लीजिएगा, इसको काट देते हैं, जब उभयनिष्ठ किरणें, जब अउभयनिष्ठ किरणें जो उभयनिष्ठ नहीं है मिलकर एक सीधी रेखा का निर्माण करें। तो देखिए ये एक सीधी रेखा का निर्माण करने लगी हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इसकी है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इसकी है। अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए तो ये पूरी एक रेखा लग रही है कि नहीं, इस तरफ भी इनफाइनाइट बढ़ाई जा सकती है, इस तरफ भी इनफाइनाइट बढ़ा सकती है। तो जब उभयनिष्ठ किरणें मिलकर एक सीधी रेखा के समान बन जाएं तो बनने वाले आसन्न कोण, बनने वाले आसन्न कोण कोणों का रैखिक युग्म कहलाते हैं। और एक पॉइंट इसी में चाहें तो लिखना आप लोग लिख सकते हैं, और इनका योगफल 180 हो जाता है, और इनका योगफल 180 डिग्री हो जाता है।
तो ये तो हो गया कोणों का रैखिक युग्म। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। या आप लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए एंगल, इस एंगल को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, या बी ए डी, एंगल बी ए डी लिखें, या बी ए डी ऐसा लिखें, या डी ए बी ऐसा लिखें। तो आपकी जैसी मर्जी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बी ए डी हम लोग लिख रहे हैं, और इसी में अगर एंगल इसको जोड़ दिया जाए, प्लस एंगल डी ए सी कह दीजिए आप, या सी ए डी कह दीजिए, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये टोटल किसके बराबर हो जाता है, 180 के। तो ये दोनों रैखिक युग्म हो जाते हैं, और ये दोनों आसन्न कोण थे ही, चूंकि आसन्न कोण की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे थे, तो ये आसन्न कोण तो थे ही, और इनका योगफल 180 हो जाता है। तो ये स्टार पॉइंट करके आप लोग चाहे तो इसको लिखना चाहे लिख लीजिए। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया इसका थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि भाषा लैंग्वेज में लिखा हुआ है वही चीज़ है। ये केवल इतना लिखा हुआ है, इनका योगफल यानी कि जो दो आसन्न कोण बन रहे हैं उनका योगफल 180 होता है, बाकी ये चीज़ें अलग चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे एक पांचवी कैटेगरी होगी शायद। तो ये पांचवी कैटेगरी जो आती है इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो इसको समझने के लिए इसमें दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार एक रेखा ऐसी ले लीजिए, ये रेखा मान के चलिए ए बी है, और एक रेखा और इसको काटे, तो एक रेखा यहाँ पे हम लोग सी डी ले लेते हैं। तो ये सी डी एक रेखा काट रही है इसको। तो इसमें जो ये कोण है, ये और ये कोण, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख युग्म कहलाएंगे। यानी कि दोनों कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, यानी कि एक शीर्ष है उसके विमुख, यानी कि दोनों ओर, इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है शीर्षाभिमुख। शीर्ष एक है इन दोनों का, और लेकिन कोण दोनों अलग अलग दिशाओं में बन रहे हैं, जिनका मुख मतलब दूसरे दिशा में है, तो इसलिए इसे शीर्षाभिमुख कहा जाता है। और एक पेयर जो बन रहा है ये वाला बन रहा है, एक पेयर ये वाला बन रहा है। तो ये दोनों एक प्रकार के शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख युग्म आप इन्हें कह सकते हैं। तो इसमें एंगल लिखने चाहें तो एक एंगल तो क्या है, अगर इसको पॉइंट को ओ नाम दे दिया जाए, इस पॉइंट को जो यहाँ पे है इसको ओ नाम दे दिया जाए, तो एंगल जो बन रहा है सी ओ बी और ए ओ डी, तो एंगल ए ओ डी। तो अभी बताया था जिस पॉइंट पे इसका शीर्ष होता है वो वाला पॉइंट बीच में लिखा जाता है, और इन दोनों को आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बनते हैं एंगल को, मतलब जो बन रहे हैं उन्हें लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये और एक है जो एंगल सी ओ ए है, सी ओ ए ये वाला एंगल, और एक एंगल बी ओ डी यानी कि ये वाला। तो ये एंगल ये है, और एंगल जो दूसरा है वो क्या है, बी ओ डी है, बी ओ डी। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही एक शीर्षाभिमुख कोण के युग्म हैं, यानी कि दोनों जोड़े हैं, शीर्षाभिमुख कोण। युग्म यानी कि इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रकार पे। तो अब अगले प्रकार में एक होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जिन्हें अनंत तक बढ़ाने पर वो एक दूसरे को काटें, अनंत तक
बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि दो रेखाएं ऐसी प्रतिच्छेद करें। तो अब देखिए इसके विषय में, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसके विषय में यूक्लिड जी ने एक बहुत बढ़िया ही अपनी जो अभिधारणा दी थी उसमें कहा था कि अगर दो रेखाएं ऐसी हों कि दो रेखाएं कुछ आप लोग इस तरह से ले लीजिए, तो इस तरह से दो रेखाएं हो, तो जिस तरफ इन दोनों अंतः कोणों का योग, जो इन तीसरी रेखा के द्वारा जो अंतः कोण बनाया जा रहा है, जिस तरफ 180 डिग्री से कम हो उसी तरफ ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इनको आगे बढ़ाया जाए तो ये कुछ इस तरह से कहीं ना कहीं जाके ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तो ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें उसे हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो सिंपली ये चीज तो किस तरफ प्रतिच्छेद करेंगे ये तो पिछले चैप्टर में बात हो ही चुकी थी, और मतलब कि यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, बस इतना ही था। तो जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और एक अब इसी में आता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, तो अप्रतिच्छेदी रेखाओं का एक और नाम भी आप कह सकते हैं समांतर रेखाएं। तो ये होती है समांतर रेखाएं, यानी कि दो ऐसी रेखाएं जो कहीं पे भी ना कटें। एक ये AB होगी, इसको नाम दे दीजिए AB, और ये इसको नाम दे दीजिए CD। तो ये दोनों समांतर हैं, यानी कि ये दोनों कभी नहीं मीट करेंगी। अगर इनके बीच की दूरी हमेशा ही बराबर रहेगी, चाहे आप यहाँ पे मापिए चाहे यहाँ पे मापिए, कहीं भी मापिए, ये दूरी हमेशा बराबर रहेगी। तो किसी बिंदु से उसकी दूसरी, इस रेखा के किसी बिंदु से, आप लोग ऐसा लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एक रेखा के किसी बिंदु से दूसरी रेखा की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है, सदैव समान रहती है। और ये जो इतना लंबा चौड़ा ये लिखा गया है, एक रेखा के किसी बिंदु से दूसरी रेखा की लंबवत दूरी, इसी को कहते हैं दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। यानी कि दोनों की जो समांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती है, कहीं भी घटती बढ़ती नहीं है। तो यही कहलाती हैं अप्रतिच्छेदी रेखाएं, जो एक दूसरे को कभी ना काटे। तो उसे ही हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब इस चैप्टर का जो परिचय है, जो अपनी प्रश्नावली 6.1 है, उसको सॉल्व करने के लिए बच जा रही है हमारे पास दो प्रकार की अभिग्रहितें बच रही हैं। उनमें अभिग्रहितों को थोड़ा लंबा सेशन चलेगा, अगर उनको भी पढ़ाया जाए तो ये क्लास करीब घंटे भर की हो जाएगी, तो लंबी हो जाएगी थोड़ा। तो ये चीज़ें सब आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी दो अभिग्रहितें हैं और एक प्रमेय है। प्रमेय तो सिद्ध की जा सकती है, पिछले चैप्टर में ही बताया गया था कि प्रमेय वो होती हैं जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जो दैनिक जीवन में तो उपयोग होती हैं, जिन्हें हम लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, जो एक सत्य है, लेकिन उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। और इसी से एक लाइन याद आ जाती है कि हर सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो वही काम है अभिधारणा और अभिग्रहितों में। तो इसमें दो अभिधारणाएं बची हुई हैं, जिनको दो क्या, वो उसका एक विलोम भी है। तो तीन अभिधारणाएं हो जाती है, एक प्रमेय हो जाती है जिसे सिद्ध करना है। तो अगर उनको इस वीडियो में सिद्ध किया जाएगा तो सेशन लंबा होगा, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही रखा जाता है। आगे की बात को जो बच रहा है उन्हें सिद्ध किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।
अगर सेशन अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इसका फुल एंजॉय ले सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।